दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 भारतीय राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ने वाला है। इस बार कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित के नाम की चर्चा जोरों पर है। क्या संदीप दीक्षित नई दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस की किस्मत बदल सकते हैं? यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि नई दिल्ली सीट पर हमेशा से सियासी दिग्गजों का दबदबा रहा है। अरविंद केजरीवाल और परवेश वर्मा जैसे कद्दावर नेता इस बार चुनावी मैदान में अपने अपने दलों का नेतृत्व कर रहे हैं। संदीप दीक्षित का राजनीति अनुभव और शिक्षा उन्हें अन्य नेताओं से अलग बनाती है। उनके पास न केवल संसदीय राजनीति का अनुभव है, बल्कि समाज सेवा और शिक्षण में भी वह अग्रणी रहे हैं। क्या उनके यह गुण कांग्रेस को जीत की ओर ले जाएंगे? नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में नई दिल्ली सीट पर होने वाला मुकाबला बेहद रोमांचक है। कांग्रेस के उम्मीदवार संदीप दीक्षित, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और बीजेपी के परवेश वर्मा के बीच यह चुनाव दिल्ली की राजनीति का भविष्य तय कर सकता है। क्या संदीप दीक्षित कांग्रेस को नई पहचान दिला पाएंगे? चलिए शुरुआत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सबसे पहला मेरा आपसे ये सवाल है कि जिस तरीके से नई दिल्ली सीट आपको वहाँ से कैंडिडेट बनाया गया है, तो आप लोग किन मुद्दों को लेकर के इस बार चुनाव में उतरेंगे? देखो साहब, ऐसा है, मेरे सामने बीजेपी का कौन प्रतिद्वंदी आपने कहा प्रवेश जी, वो जब अनाउंस होगा तभी हम कुछ कह सकते हैं। लेकिन मेन हमारा यहाँ जो इस समय ओपोनेंट हैं वो अरविंद केजरीवाल है। और अरविंद केजरीवाल दो रोल में आते हैं, एक विधायक और एक मुख्यमंत्री। विधायक के रूप में बहुत सीधी सीधी बात है, 10 साल उन्होंने यहाँ विधायक रहे हैं। उनका एनडीएमसी का क्षेत्र है, एनडीएमसी और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से बेहतर है, तो आप उम्मीद करेंगे कि वहाँ मुख्यमंत्री जो एनडीएमसी से है वो एक अच्छा काम भी करेगा। और इतना मैं बता सकता हूँ कि हर आदमी अपने पहले का जो होता है उससे भी कभी कभी कंपैरिजन में जाता है। और क्योंकि इनके पहले 15 साल कांग्रेस की विधायिका रहीं, मुख्यमंत्री शीला जी रहीं, तो हम उससे भी उनको कंपेयर करते हैं। तो एक तो ये है कि जब जितना मैं फील्ड में गया हूँ और जितना मैंने देखा है कि नई दिल्ली को किसी भी हालत में एक अच्छा विधायक नहीं मिला। और वो तो छोड़ दीजिए, अगर वो विधायक मुख्यमंत्री है तो मैं मानूंगा कि इनको अगर 10 में से मुश्किल से एक भी नंबर मिले तो बहुत बड़ी बात है। उसकी मैं बारीकियों में नहीं जाऊंगा, वो आप लोग बेहतर हैं, आप लोग फील्ड में जा सकते हैं। तो एक तो उस पर इन पे हम सवाल जरूर खड़े करेंगे कि मुझे नहीं लगता ये लायक हैं कि तीसरी बार चुने जाएं। दूसरा है कि क्योंकि ये मुख्यमंत्री भी हैं, और जब मुख्यमंत्री हैं तो एक मुख्यमंत्री के रूप में नई दिल्ली के वोटरों पे की किस्मत पे या की जिंदगी पर भी वो असर करते हैं। विधायक के रूप में तो करते ही हैं। मुख्यमंत्री के रूप में इतनी तो बात मैं कह सकता हूँ, बड़े क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि शायद ही कोई व्यक्ति होगा दिल्ली में जो ये ना कहे कि पिछले 10 साल में ये दिल्ली जो 10 साल पहले की दिल्ली थी उससे आज बहुत बदतर हालत में है। एक आध दो इनकी ऐसी स्कीम है जो फ्री वाली हैं, जिसको ये मॉडल बताते हैं। और मेरा ये कि फ्री बनाना कोई मॉडल नहीं होता है, किसी चीज़ को उस स्तर तक लाना कि जब आप फ्री बना सकते हैं, वो मॉडल होता है जो कांग्रेस ने किया। अगर आप कभी पूछेंगे अगले किसी इंटरव्यू में तो उसका मैं उल्लेख करूंगा, यहाँ तो उसके लिए समय नहीं है। तो इन्होंने वो एक आध दो चीज़ें करके कोई ऐसा काम नहीं किया दिल्ली में जिससे दिल्ली एक बेहतर शहर बन सके। क्योंकि देखिए, और इलाकों से बड़े शहर में एक चुनौती होती है, बड़े शहर का विकास उसकी ज़रूरतों के आगे चलना चाहिए। अगर पहले से सड़क नहीं बन गई और लंबी सड़क नहीं बन गई तो मकान बन जाएंगे, एनक्रोचमेंट हो जाएगी, फिर आप सड़क नहीं बना सकते। अगर पहले आप अस्पताल स्कूल बना देंगे तो बना दें, नहीं तो उन ज़मीनों पर कब्जे हो जाते हैं, ज़मीनों पे और चीज़ें चली जाती हैं, फिर कभी नहीं बन पाते। अगर वो जोहड़ हैं, वो तालाब हैं, वो हरियाली की जगह हैं, उनको आपने संरक्षित नहीं रखा और वहाँ कॉलोनियाँ बस गई तो दोबारा नहीं कर पाएंगे। ये जैसे दिल्ली का जो हालात होता चला जा रहा है, उसमें मैं मानता हूँ कि अरविंद केजरीवाल एक बहुत बड़े फेलियर रहे हैं। और ये मैं ही नहीं कर रहा हूँ, वो सामान्य जनता कर रही है, जिसको थोड़ा बहुत भी विकास से लेना देना होता है। नौकरियों की बात करें, उससे गरीब भी प्रभावित है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि केवल जो गरीब जिसको ये फ्री फंड में या मुफ्तखोरी की कुछ सहूलियत दे रहे हैं, और ठीक है, सहूलियत देनी चाहिए, हर पार्टी अपने हिसाब से देती है। कांग्रेस जैसे बिजली में हम 50-60% सब्सिडी देते थे, इन्होंने उस वर्ग को 100% कर दी। हम लोग 90% सब्सिडी पानी में देते थे, इन्होंने 100% कर दी। पर किस हद तक उसको ले जाना ये अपनी पार्टी का होता है। लेकिन इसके अलावा जो टूटती फूटती बर्बाद हुई दिल्ली है, उसके प्रश्न तो हम इससे पूछेंगे ही। और मुझे लगता है इन दो मुद्दों पे
एज अ विधायक और एज अ चीफ मिनिस्टर क्या आप कर पाए, क्या नहीं कर पाए, हम तो इसी को मुद्दा बनाएंगे। अच्छा, आपने कहा कि यहाँ के जो विधायक हैं, जो मुख्यमंत्री भी हैं, उन्होंने काम कुछ नहीं किया है। लेकिन बात अगर दिल्ली के लोगों की जाए या दिल्ली के मूड की जाए तो पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ कि कोई पार्टी 67 सीटों पर जीती और दूसरी बार 62 सीटों पर आई है। तो कहीं ना कहीं जनता को भी ये फ्री की चीज़ें ज़्यादा अच्छी लग रही है, क्योंकि उन्होंने ना कांग्रेस को मौका दिया और बीजेपी तो आ ही नहीं पाई। फ्री की बिल्कुल, और फ्री की चीज़ अच्छी लगेगी, किसको नहीं अच्छी लगती है। बात यह है कि देखिए, मैंने कहा कि सब्सिडी हो या फ्री की चीज़ हो, ये एक किसी भी एक लंबी सोच का हिस्सा होता है। और मैं आपको बताता हूं कि कांग्रेस जब सब्सिडी देती है तो ये सब्सिडी है, 100% दो कि 50% दो कि 60% दो, उसका मुख्य अंतर क्या है। देखिए, ये कहा जाता है कि जब आप उन जगहों पे सब्सिडी देंगे जिससे उत्पादन बढ़े, जिसमें देश में और समाज की प्रगति हो, जिसमें आज के दिन में लोगों को राहत मिले लेकिन कल के भविष्य का भी निर्माण हो, वो जो है नीतिगत तरीके से या एक नेता की सही जिम्मेवारी होती है। जैसे आप बिजली में, अगर आप कृषि में सब्सिडी देते हैं तो क्या होता है, कृषि में सब्सिडी देने से क्या होता है, किसान पानी दे पाता है अपने खेतों को, उत्पादकता उसकी बढ़ती है। जहां वो 11-12 क्विंटल ले सकता था गेहूं, वो 16-17 क्विंटल पहुंच जाती है। जो सर्दी की फसल है जिसको हम लोग रबी कहते हैं, वो अगर पानी नहीं मिलेगा तो रबी नहीं कर पाता हर आदमी, तो वो रबी की फसल कर पाता, तो एक की जगह 2 फसल आने लगती हैं। तो अगर आप एग्रीकल्चर में सब्सिडी देते हो तो देश का निर्माण होता है। अगर आप इंडस्ट्री में सब्सिडी देते हो, जैसे फॉर एग्जांपल दिल्ली में इंडस्ट्री लगती है, अब हम चाहते हैं अलवर या भरतपुर जैसे इलाकों में सब्सिडी लगे जो गरीब इलाके हैं, तो वहाँ कोई क्यों जाएगा भाई। यहाँ अगर हम साबुन बना रहे हैं, यहीं बेच रहे हैं, वहाँ से हम लाएंगे, उस पर 2 रुपये लग जाएगा भाड़ा, तो कौन खरीदेगा। तो वहाँ सब्सिडी मिलती है बिजली की, तो वो भाड़ा की पूर्ति हो जाती है। तो गरीब इलाकों में सब्सिडी इंडस्ट्री लगती है, वहाँ आदमी आता है, वहाँ ट्रकें चलती हैं, वहाँ ढाबे खुलते हैं, मजदूर को नौकरी मिलती है। तो ये ऐसी सब्सिडियाँ हैं जिससे आर्थिक विकास भी होता है, इंसान का भी विकास भी होता है और गरीबों को राहत भी मिलती है, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर आप पंखा चलाने के लिए और बिजली चलाने के लिए अगर आप 100% सब्सिडी दे देंगे तो ठीक है, उससे वोट तो मिलता है, उससे विकास का निर्माण या भविष्य का निर्माण नहीं होता है। और कांग्रेस और बाकी कुछ हद तक मैं भारतीय जनता पार्टी को भी कहूंगा, जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि रेवड़ी बांटना ठीक नहीं है, तो मैं उनका समर्थन करता हूं। लेकिन प्रधानमंत्री की दिक्कत क्या है कि रेवड़ी बांट कहने के बाद वो खुद ही रेवड़ी बांटने लगे, किसानों को देने लगे 2000 रुपए, किसी और को देने लगे 500 रुपए, किसी और को देने लगे 8000 रुपए। तो मेरा ये कि इस तरीके की राजनीति एक स्तर तक तो चल सकती है, और लेकिन इसका उसके आगे दिल्ली में उनको राजनीतिक फायदा हो सकता है, लेकिन उसको देश का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। और देश को क्या नुकसान हुआ है उसका मैं 2 मिनट उल्लेख करूंगा, फिर आप आगे सवाल पूछिएगा। राजनीति प्रतिस्पर्धा की बात होती है, हर पार्टी एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करती है। एक बार आपने फ्री फंड की लड़ाई चालू कर दी तो जो गरीब क्यों, देखिए दिल्ली क्या है, दिल्ली के हर कोने से टैक्स मिलता है, दिल्ली में गरीब जनता बहुत कम है, अमीर लोग काफ़ी हैं। तो दिल्ली में जो आप समझ लीजिए प्रति व्यक्ति टैक्स मिलता है, वो शायद किसी और राज्य से 8 या 10 गुना होगा। इसलिए हमारी पैसे वाली सरकार है। 15 साल हम भी सरकार में रहे, मुझे मालूम है कि कभी पैसों की कमी नहीं थी दिल्ली सरकार को। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश चले जाएं, कर्नाटक चले जाएं, आप गुजरात चले जाएं, बंगाल चले जाएं, तो बहुत से ऐसे इलाके जो गरीब हैं उन्हें ग्रामीण विकास में पैसा देना पड़ता है, एग्रीकल्चर में देना पड़ता है, उन्हें गरीब की सहायता के लिए देना पड़ता है, जो दिल्ली को 1 रुपया नहीं खर्च करना पड़ता। तो वो राज्य अगर मुफ्तखोरी करेंगे तो फिर वो विकास में कैसे पैसा डालेंगे। और प्रतिस्पर्धा में आप क्या करते हैं कि उनके विकास के कामों को ठप कर देते हैं। अब देखिए ना, पंजाब में ये आए कि हम पंजाब की कृषि ठीक करेंगे, पंजाब की इंडस्ट्री ठीक करेंगे, कुछ नहीं हुआ, फ्री बिजली दे दी। उसके बाद पंजाब का आज बुरा हाल है, जहां 1.5 लाख करोड़ का घाटा था आज 3,77,000 करोड़ का घाटा है। ये कौन राज्य ले सकता है। यही दिल्ली भी आप देख लीजिए, अभी आपने देखा होगा महीने भर पहले दिल्ली सरकार ने भारत सरकार से कहा कि हमें 10,000 करोड़ का लोन दो, है या 10,000 का हमको आप ग्रांट दो। क्यों भाई, जो सरकार अपने वर्तमान के पैसे में अपनी सरकार नहीं चला पा रही है, वो आने वाले समय में 15-15, 20-20 हज़ार करोड़ की और मुफ्त खंड की बात करती है। जो ये लोग महिला कर दे कर आ रहे हैं, वो अगर आप गिनेंगे तो 14,000 करोड़ का उसमें भार है दिल्ली सरकार पे। और अगर मैं आपको बताऊं, मैंने जो कैलकुलेशन किया है, ये जो संजीवनी योजना लेकर आए हैं, इसका अगर फुल यूटिलाइजेशन हो गया तो 20 से 21 हज़ार करोड़ रुपया साल का खर्चा आएगा। 33,000 करोड़ रुपया दिल्ली के छोटे राज्य में कहां खर्च करोगे भाई, सत्यानाश करोगे क्या दिल्ली का। तो मेरा यह कि क्या इतनी सस्ती आप राजनीति करोगे, हो सकता है फिर भी आपको आशीर्वाद मिल जाए, हो सकता है फिर भी आप जीत जाओ, लेकिन क्या वो तरीका है।
और मैं हमेशा इसका उदाहरण देता हूं अपने घर से। आप भी पली बड़ी हुई हैं, मैं भी पला बड़ा हुआ हूं। हम लोग पिताजी जब हम छोटे होते, पिताजी क्या देते हैं, मम्मी क्या देती हैं, एक पॉकेट मनी कभी देती हैं, खर्च करने को कुछ पैसा देती हैं। हो सकता है आप मिडिल क्लास फैमिली से हो, मिडिल क्लास से हो, कोई बड़े पैसे वाले घर से हो, लेकिन हमेशा ये कहा जाता है कि कितना भी पैसा हो माँ बाप के पास, बच्चे को एक लिमिट से ज़्यादा नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो बिगड़ जाता है। तो आप आदत मत बिगाड़िए नागरिक की, नागरिक को सहायता करिए, नागरिक को समृद्ध बनाइए। इन्होंने नागरिक को भिखारी बना दिया है, और इसलिए मुझे लगता है मैं इनकी नीतियों का विरोध करता हूं। एक हद तक सब्सिडी और सहायता ठीक रहती है, उसके आगे काउंटर प्रोडक्टिव होती है समाज और देश के लिए। अभी आपने बताया कि फ्री की रेवड़ी है वो आपको ठीक नहीं लगती है, लेकिन बात अगर शिक्षा, मैं कह रहा हूं फुल गड़बड़ है, एक हद तक चलो ठीक है जी। अगर शिक्षा पर आते हैं तो आम आदमी पार्टी का कहना है क्रांतिकारी बदलाव आया है शिक्षा में दिल्ली के अंदर, जो पहले नहीं था अब आया है। अब हमने स्कूल को भी बहुत मॉडर्न किया है, टीचर्स जो हैं वो बाहर जा रहे हैं। तो ये जो क्या 10 साल पहले ये चीजें नहीं थी दिल्ली के अंदर? बिल्कुल थी ना। मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं। अब देखिए, अल्टीमेटली तो शिक्षा का मतलब क्या है, नंबर पाना। हम और आप भी जानते हैं। मैं 5 स्टार स्कूल में पढ़ूं लेकिन फेल हो जाऊं, उसका कोई मतलब नहीं। मैं साधारण स्कूल में पढ़ूं और इतनी अच्छी शिक्षा मिले कि मुझे 90% मिले और मैं अच्छे कॉलेज में जाऊं, वही शिक्षा होती है ना। शिक्षा का स्कूल की रूपरेखा से कोई लेना देना नहीं है। और मैं, अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाऊंगा कि जो आज स्कूल बन रहे हैं और कमरे बन रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही स्कूल कमरे शीला जी के समय भी बन रहे थे। वो किसी को याद नहीं है, मेरे कंप्यूटर पे तस्वीरें हैं 2008 की, 9 की, 10 की, वो आपको दिखा देता हूं। तो ये कि उसी समय, देखिए उस समय सरकार ने शुरू किया था। हम जब आए थे सरकार में 1998 में, तो दिल्ली में 100 स्कूल थे जो पोटा केबिन में चलते थे, 40 स्कूल थे जो टेंटों में चलते थे। उस सब को बदला, और उस समय हम लोगों ने करीबन 130-140 नए स्कूल बनाए। इसके अलावा तो 150 के करीब स्कूल जो पोटा केबिन और टेंट में थे, उनको बिल्डिंगें दी। 100-125 के करीब नई स्कूल लाए, तो करीबन 250 स्कूलों का परिवर्तन किया। इन्होंने तो पहले आते आते इनको तो ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर मिल गया था। और मैं पास परसेंटेज की बात बताता हूं, अल्टीमेटली बच्चा पास होगा, नंबर पाएगा, वही तो अच्छा स्कूल है। जब शीला जी आई थी तो दिल्ली में 12वीं में 64% बच्चे पास होते थे। 15 साल बाद ये फिगर 89% हो गई, 25% की बढ़ोतरी। ठीक है, आज अगर आप देखेंगे 94-95% पर है। 10 साल में 6% और 15 साल में 25%। क्रांति कौन सी कहेंगे आप? क्या वो क्रांति नहीं थी? मैं ये नहीं कहूंगा कि इन्होंने नहीं किया होगा, वो तो क्रांति शीला जी ने भी की। फिर मैं बच्चों की बात बताता हूं। देखिए, ये कहते हैं कि स्कूल में हमारे बच्चे ज्यादा आ रहे हैं प्राइवेट सेक्टर से। ठीक है, कहते हैं ना प्राइवेट के बच्चे खोल के आ रहे हैं। मैं आपको एक आंकड़ा दे सकता हूं 2 साल पुराना। शीला जी के समय में करीबन 43 जितने टोटल एनरोलमेंट था ना दिल्ली का, अब मुझे एग्जैक्ट नंबर नहीं मालूम है, आप कहेंगे तो मैं आपको दे दूंगा, आप अपने वीडियो वालों को दिखा सकते हैं, अपने व्यूअर्स को। 43% बच्चे पब्लिक स्कूल में पढ़ते थे। इनके समय में वो 41% हो गए। एक्चुअली ज़्यादा बच्चे प्राइवेट स्कूल में जा रहे हैं। और शीला जी के समय में करीबन 1,50,000-1,60,000 बच्चे 12वीं का इम्तहान दिया करते थे। आज 1,20,000-1,40,000। तो मैं कह रहा हूँ 10 साल बाद ज़्यादा बच्चों को देना चाहिए ना 12वीं का इम्तहान। ठीक है, फिर आ जाते हैं 10वीं कक्षा में। 10वीं कक्षा में शीला जी के जब शुरुआत हुई थी तो करीबन 48% बच्चे पास करते थे, और जब शीला जी की सरकार हारी तो 88-89% हो गया था। ये हुआ था 2008-9 में, क्योंकि आपको याद होगा उसके बाद जब राइट टू एजुकेशन आया था तो 12वीं के बोर्ड खत्म हो गए थे, जब 99% बच्चे पास होने लगे। तो केजरीवाल तो अगर होते तो कहते मैंने 99% पास करा है, पर मैं उसको नहीं मान रहा। मैं शीला जी के आखिरी बोर्ड ईयर की बात कर रहा हूं, जब 88% के करीब 10वीं में बच्चे पास करते थे। वो स्वाभाविक है 2013 तक 91, 92, 93% हो गए होते। 48 से 88-89 तक इनके अंडर में अगर आप देखेंगे 10वीं का रिजल्ट, तो 2 साल पहले तो 70% था और आज शायद 83-84% है। तो 10वीं में तो एक्चुअली पास परसेंटेज नीचे गया है। तो क्रांति कहां से है मैम? अब मैं तो समझ नहीं पा रहा हूं। कम बच्चे पास हो रहे हैं, कम बच्चे इम्तहान में आ रहे हैं, कम बच्चे स्कूलों में आ रहे हैं, तो स्कूल बेहतर कैसे हो गया? माफ करिएगा, बाहर की लीपापोती से कैरेक्टर नहीं बदल जाता है किसी संस्था का। अगर आप किसी के घर में जाएं और किसी का घर बहुत सुंदर हो और किसी के घर में जाएं तो उतना घर सुंदर नहीं हो, वो ये नहीं बताता कि घर के अंदर के लोग कितने खुश हैं आपस में।
वो तो अंदर जाके देखते हैं। हैप्पीनेस क्लासेस तो आम आदमी पार्टी ही लेकर आई है, केजरीवाल जी ही लेके आए हैं, जिसको देखने के लिए बाहर कंट्री से आ रहे हैं। देख हैप्पीनेस क्लासेस में कोई मापदंड है कि बच्चे आज ज़्यादा खुश हैं? कोई मापदंड? जैसे इन्होंने, आपने देखा होगा, इन्होंने कहा कि मैंने वर्ल्ड क्लास एजुकेशन दी है, ठीक है। मैंने एक बार दिल्ली सरकार से सवाल पूछा कि वर्ल्ड क्लास एजुकेशन का मतलब क्या होता है, क्या आंकड़े भाई आपको बुखार है कैसे पता चलता है? आपने थर्मामीटर लगाया, 99 से ऊपर है तो बुखार है, 97% है तो बुखार नहीं है। कोई मापदंड है ना? तो वर्ल्ड क्लास एजुकेशन का क्या मापदंड है? आप कैसे कह सकते हो? अगर मैं आपसे कहूं कि मैं वर्ल्ड क्लास सिंगर हूं तो आप कहोगे भाई कैसे कहोगे वर्ल्ड क्लास सिंगर? मैं गाऊं तो 100 लोग आए सुनने, यूट्यूब पे मेरा कोई लाइक हो, लोग उसको शेयर करें तो मैं अच्छा सिंगर हूं। इन्होंने कहा कि नहीं, कोई मापदंड नहीं है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। तो कहां से बोल रहे हो भाई वर्ल्ड क्लास एजुकेशन? हैप्पीनेस इंडेक्स की मैं आज बात आपसे कर लेता हूं। क्या दिल्ली में चेन स्नैचिंग कम हुई है? क्या महिलाओं पे अत्याचार और महिलाओं के, देखिए आप महिला हैं, आप जानती हैं किस तरीके से सड़कों पे दिल्ली का मेल आपको देखता है। मुझे बहुत सी लड़कियों ने बताया है कि भैया हम जो फेस करते हैं डे टू डे, वो एक महिला ही जानती है कि किस तरह पुरुष हमारी तरफ देखता है, आप नहीं समझ पाओगी। तो क्या वो कम हो गया है? अगर हैप्पीनेस इंडेक्स है तो आज हमारे लोग बेटर बिहेव्ड होने चाहिए, जेंडर सेंसिटिविटी ज़्यादा होनी चाहिए, माँ बाप के प्रति ज़्यादा संवेदनशील होने चाहिए। सब तो कह रहे हैं समाज बिगड़ता जा रहा है, सब तो कह रहे हैं माँ बाप की अब वो रिस्पेक्ट नहीं है सोसाइटी में। आज दिल्ली में कभी शीला जी के 15 साल में कम्युनल दंगे नहीं हुए, इस समय कम्युनल दंगे भी हुए दिल्ली में। तो अगर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ा है, कम्युनल दंगे हो रहे हैं, विमेन के प्रति लोगों की संवेदनशीलता किसी तरह भी बदली नहीं है। आप खुद ही कह रहे हैं कि रेप उतने ही हो रहे हैं जितने पहले थे, बल्कि आप कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया है। तो लॉ एंड ऑर्डर और रेप और फीमेल अब्यूज़ के पीछे शिक्षा बहुत बड़ा मापदंड होता है, मानते हैं? आपकी 10 साल की शिक्षा ने अगर इन किसी चीज़ पर फर्क नहीं किया तो कौन सी हैप्पीनेस? हैप्पीनेस का मतलब घर बैठ के हंसना नहीं है। हैप्पीनेस का मतलब है समाज की बेहतरी, उसमें प्रगतिशील परिवर्तन, जिसमें हर व्यक्ति के मन मस्तिष्क में एक तरीके से हैप्पीनेस है। अदरवाइज व्हाट इज हैप्पीनेस? हैप्पीनेस बैठ के दोस्तों के साथ हंसना थोड़ी है। वो तो मेरे ख्याल से केव एज का भी आदमी हंसता होगा। तो मैं ये पूछ रहा हूं ना, इन सब का मतलब क्या है भाई? इनका समाज पर क्या असर है? कोई आपने मनोवैज्ञानिक स्थिति की है क्या? क्या कम सुइसाइड हो रहे हैं, कम बच्चे आज डिप्रेशन में हैं? क्या मापदंड है? मेरे जो मापदंड है उसके हिसाब से तो सिचुएशन बदतर ही हुई है। अभी आपने कहा महिला सुरक्षा पर, महिला सुरक्षा की बात अगर की जाए तो जो मौजूदा सरकार है उन्होंने 10 सालों में ये कहा था कि हम लाइटें लगा रहे हैं, गलियों में सीसीटीवी कैमरे लगेंगे ताकि किसी को भी डर ना हो, कोई भी महिला जो है वो सुरक्षित रहे। साथ में बसों में मार्शल्स लगाए गए ताकि महिलाएं बसों में भी सेफ रहें, क्योंकि अगर देखा जाए तो निर्भया कांड के बाद ही सरकार अस्तित्व में आई थी और फिर इस तरह की चीज़ें हुई थी और उन्होंने अपनी तरफ से प्रोटेक्शन भी किया है। तो आप उस पर ये कह रहे हैं कि महिला सुरक्षित नहीं है। आपको किस एंगल से महिलाएं सुरक्षित नहीं लग रही? किस एंगल से लग रही हैं? कोई मापदंड है? कोई सर्वे हुआ? क्या लोगों से पूछा गया? कोई साइकोलॉजी? देखिए 3-4 मापदंड आते हैं। एक है रेप का इंसिडेंस क्या है, एक रिपोर्टेड फीमेल अब्यूज का इंसिडेंस क्या है, एक डोमेस्टिक वायलेंस का इंसिडेंस क्या है, ठीक है? यही सब ब्रॉड मापदंड होते हैं। तो अगर जघन्य क्राइम कम हो जाते हैं तो मानिए कि छोटे क्राइम भी कम हो जाते हैं। एक अगर आप नॉर्मली माने, क्योंकि बाकी तो कोई हमारे पास मापदंड है नहीं, हम कोई सर्वे तो करते नहीं कि क्या आप कम सेफ हैं और ज़्यादा सेफ, और वो मुश्किल है पता करना, क्योंकि आज की लड़की तब नहीं थी, तब का समाज अलग था, तब की स्थिति अलग थी, ठीक है? तो मैं ये कहता हूँ इसमें कहीं कोई असेसमेंट हुआ है कि गर्ल्स आर सेफर टुडे? अगर आप क्राइम के आंकड़े लें तो खुद ही केजरीवाल कह रहे हैं कि दिल्ली अनसेफ हो गई है। तो मेरा ये कहना है कि दिल्ली अगर अनसेफ कैसे हो गई, अगर हर जगह लाइट है, हर जगह सीसीटीवी कैमरा है। आप खुद आप कह रहे थे कि इन कारण से दिल्ली सेफ हो जाएगी, आप कह रहे दिल्ली अनसेफ हो गई है, खुद ही आपने कहा। दूसरा मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूं, मैं निर्भय कांड हुआ, बहुत जघन्य था, बहुत खराब अपराध था। उसमें जो अपराधी पकड़े गए वो सीसीटीवी में पहले पकड़े गए, जिसमें ये बिटिया बेचारी बस में चढ़ती हुई देखी गई, उसमें लोग देखे गए, उसको आइडेंटिफाई किया और वो लोग पकड़े गए, उसके बाद उनको सज़ा मिली। पिछले 7-8 साल में ये कहते हैं सीसीटीवी हर कमरे में, हर गली में लग गया है। हाँ? मुझे आप बताएंगे कितने क्राइम पकड़े गए हैं पिछले 10 साल में सीसीटीवी से? कुछ अगर आंकड़े होते तो ये तो जरा सी चीज बनाते हैं, उसके बड़े बड़े पेज में इश्ताहार देते हैं कि नहीं? ये तो आप मानते हो
इश्तहार में तो ये दुनिया में किसी से कम नहीं है, शायद वर्ल्ड में अव्वल सरकार है इश्तहार देने में। तो अगर इनको एक भी इंसिडेंट मिला होता जिसमें इसकी सीसीटीवी में कोई क्राइम होते हुए पकड़ा गया या रोका गया, तो ये वो सीसीटीवी तो कम से कम 50,000 वीडियो बनाकर ये अपने सोशल मीडिया पे चला देते। आपको एक भी दिखा है? आप पत्रकार हैं, आप मुझसे बेहतर एक बता दो इंस्टेंस, एक इंस्टेंस बता दो जहां कोई किसी ने सीसीटीवी को देखा हो और घबरा के लड़की को ना छेड़ा हो या क्राइम ना किया हो। आज चेन स्नैचिंग बढ़ गई है, छोटी रॉबरी बढ़ गई है। मैं अपनी कॉलोनी की बात बताता हूं, हमारे यहाँ गाड़ी की चोरियां बढ़ गई हैं। खुद मेरी गाड़ी चोरी हो गई, मेरी गाड़ी चोरी हो गई आज से 3 महीने पहले। यहाँ चेन स्नैचिंग के इंस्टेंस हुए हैं, यहाँ हाउस रॉबरीज के इंस्टेंस हुए हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप कहो कुछ भी, देखिए कोई काम कोई कदम तब सार्थक होता है जब उसका इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव क्या हो, आप करना चाहते हो। आप रोज जिम जाओ हैं, लेकिन आप कमजोर हो जाओ, आपकी शरीर रिष्ट पुष्ट ना हो, आप हेल्दी ना बनो, तो क्या छानी आपने जिम जाके? किस लिए जिम जा रहे हो? आप यही तो कहोगे कि फिर जाना बेकार था ना। तो जिम तो खोल लिए अच्छे, लेकिन बच्चे के शरीर में अगर ताकत नहीं आती है, वो बैलेंस नहीं सीखता है, हेल्थ अपनी नहीं ठीक करता है, तो आप तो जिमिंग को जीरो ही कहोगे ना। तो इनके जिम तो बहुत बढ़िया हैं, लेकिन असर उसके जीरो हैं। जी देखिए, समय का आपके पास भी अभाव है, तो मैं सीधे एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगी कि आज की दिल्ली और आज से 10 साल पहले की दिल्ली, दोनों में कितना डिफरेंस आपको लगता है? फर्क तो बहुत है। जैसे कि क्या, किन किन चीज़ों में? ऐसा था कि 10 साल की पहली दिल्ली हर समय बदलती हुई दिल्ली थी, हर समय विकास में बढ़ती हुई दिल्ली थी। देखिए सामान्य क्या कहते थे लोग ये कहते थे, साहब मेरा रिलेटिव जो है जब भी दिल्ली आता कहता है भाई साहब दिल्ली बिल्कुल बदल गई। इस चौराहे पे पहले हम यहाँ मुड़ा करते थे, अब 4 मोड़ आ गए। वहाँ जहाँ ट्रैफिक जाम होता था, अब तो यार सरपट हम लोग भाग रहे हैं। यही दिल्ली जब 98-99 में बिजली नहीं आती थी, यहाँ 8-8 घंटे 9-9 घंटे ट्रांसफार्मर कटा करते थे, उन दिल्ली में 24 घंटे बिजली आने। ये भले कुछ कहें कि 24 घंटे हमारे समय आई, वो तो शीला जी के समय बिजली आ गई। जब हम दिल्ली में 480 MGD पानी आता था, उसको शीला जी ने बढ़ा के 640 MGD किया, जो आज भी 640 MGD है। एक लीटर भी ज़्यादा बढ़ा ही नहीं पाए सप्लाई। तो तब दिल्ली में जगह जगह सप्लाई आई, पानी आया। तो हमको लगता था हर क्षेत्र में दिल्ली बढ़ती चली जा रही है। 18 नए अस्पताल बने, केजरीवाल ने एक भी नया अस्पताल नहीं बनाया, बल्कि शीला जी 7 निर्माणाधीन अस्पताल छोड़ गई थी, वो भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। जिसमें एक में तो उनकी पोल खुली थी, जब इनसे पूछा गया था द्वारका अस्पताल में कोविड में, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, उन्होंने कहा था अस्पताल तैयार है, फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वहाँ बेड भी नहीं लग पा रहे हैं, अस्पताल क्या तैयार है। तो वो जो दिल्ली थी जो बनती जा रही थी, उसका क्या हुआ? वो बदल गई। भाई शीला जी के समय 7 या 8 साल में 300 किलोमीटर के करीब डल गई हमारी मेट्रो। आप मुझे एक चीज़ बता दीजिए कि आपने देखा होगा 2015, 16, 17 में ये बड़ी कंट्रोवर्सी आती थी कि मुख्यमंत्री को नए मेट्रो रूट्स की इनॉग्रेशन के लिए पीएम नहीं बुलाते थे। हाँ, याद है? 16-17 में जितने भी मेट्रो रूट्स बन रहे थे, सब शीला जी के समय की प्लानिंग के बाद शुरू हुए। 17-18 के बाद एक भी रूट खोला है? क्यों? इसका मतलब प्रगति नहीं हो रही है ना। दिल्ली में जहां 6,000-7,000 डीटीसी की बसें थीं, आज 2,000 रह गई। आज आप भीड़ देख लीजिए। बस एक समय ऐसा आया था, जो आपके साथ होंगे, जो बसों में जाते होंगे, दिल्ली के बस स्टॉप्स पे भीड़ नहीं दिखती थी क्योंकि कंटिन्यूअस बसें आती थी। आज आप किसी भी बस स्टॉप पे चले जाइए, 50-60-100 लोग खड़े हुए ना दिखें। तो जो इस बात की निशानी है कि जितनी बसें हैं वो केटर नहीं कर पा रही हैं उसकी पॉपुलेशन को, तो वो कहाँ प्रगति गई? वही मैं कह रहा हूँ, हर क्षेत्र में। और हवा तो छोड़ ही दीजिए, आज भी 400 है। केजरीवाल जी ने बीच में कहा कि मैं 2 मिनट इसको साफ कर दूंगा, उसको कर दूंगा, तो फिर कंटिन्यूसली ये हाल क्यों हो रहा है? जिस मुख्यमंत्री को ये कहना पड़े कि हाँ मैं जमुना में फेल कर गया, लेकिन इसलिए फेल कर गया क्योंकि 2 साल कोविड था और बाकी समय में जेल था, ये तो कोई बहाना नहीं है ना। क्या आप मोदी को वही लीवे देते हो? कहते हो कि चलो भाई 2 साल 3 साल मोदी काम नहीं कर पाए क्योंकि कोविड था। क्या आप किसी और सरकार को, जब हमारी सरकारों पे केजरीवाल जाके और प्रदेशों में हल्ला करते हैं, तो कहते हैं ठीक है इनकी सरकार से 3 साल काट दो क्योंकि कोविड था? आपके लिए कोविड बहाना है और दूसरे के लिए नहीं है। तो ये इस आदमी की राजनीति ने, तभी मुझे लगता है कि जो दिल्ली में 10 साल पहले देखता था, वो दिल्ली आज नहीं दिखती है। जैसे कि अभी नई दिल्ली से आप कैंडिडेट हैं कांग्रेस के, तो क्या इसको ये समझा जाए कि कांग्रेस दोबारा से अब दिल्ली में कम बैक करने के मूड में आ चुकी है? 100%। और मुझे लगता है कि हमारे
इस बात को सोचने के लिए कि हमें बहुत ही गंभीरता से कम बैक करना चाहिए। दिल्ली की जनता को लगा कि कांग्रेस को कम बैक करना चाहिए। पिछले साल डेढ़ साल से मेरे जितने जान पहचान के लोग हैं, बाहर से जो लोग आते हैं, वो अचानक कहने लगे कि साहब हम कहीं चले जाएं। लोग चर्चा कर रहे हैं कि दिल्ली बिगड़ गई। 2 मिनट उनको कुरेद की बात करने लगो तो कहने लगते हैं यार कोई अगर काम हुआ था दिल्ली में तो शीला जी के समय हुआ था। तो शीला जी मुख्यमंत्री थी तो कांग्रेस की मुख्यमंत्री ना। कांग्रेस की नीतियों से अलग तो उन्होंने काम नहीं किया होगा ना, नहीं तो 15 साल थोड़ी रहती। तो कांग्रेस की नीतियां थी जिसने एक अच्छा लीडर दिया और एक अच्छा शहर बना। भाई कौन सा ऐसा मुझे आप बता दीजिए भारत में राज्य है जिसमें एक जनता बिल्कुल ही नकार देती है किसी पार्टी को, 10 साल उसको शून्य में डाल देती है और 10 साल बाद स्वतः उसकी याद करने लगती है। कांग्रेस के तो कोई एड्स नहीं है शीला जी के बारे में, हम कोई सोशल मीडिया कैंपेन नहीं चला रहे उनके बारे में, तो क्यों लोग याद कर रहे हैं? वहीं भी नहीं, उनके नाम पर कोई दिल्ली में एक सड़क भी नहीं है शीला जी के नाम पर। ठीक है, ऐसे ऐसे नेताओं के नाम पर सड़क है जिनका दिल्ली से कोई लेना देना नहीं, दिल्ली में कुछ नहीं किया। शीला जी के नाम पे कोई पहचान की भी कोई जगह नहीं है, ना कोई अस्पताल है, ना कोई और नहीं हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जैसे एक बार एक कांग्रेसी ने कहा था कि भाई शीला जी के नाम पे क्या करोगे, पूरी दिल्ली ही एक तरीके से उनकी मेमोरी में बनी हुई है, हर सड़क, हर फ्लाईओवर, हर अस्पताल, हर स्कूल। तो छोड़िए, तो मैं कह रहा हूँ स्वतः क्यों याद करने लगे? तो जब वो शीला जी और उसके काम को याद कर रहे हैं तो बैकग्राउंड में कांग्रेस को तो याद कर ही रहे हैं। जैसा कि आप नई दिल्ली से कैंडिडेट हैं और नई दिल्ली से कैंडिडेट हमेशा सीएम फेस ही होता है, तो हम ये मान सकते हैं कि कांग्रेस का सीएम फेस आप ही बनेंगे? नहीं, देखिए ये बात नहीं है। पहले जब बीजेपी की सरकार थी तो नई दिल्ली से सीएम फेस नहीं था, और जो नई दिल्ली से बने थे कीर्ति आज़ादी, वो तो कैबिनेट में भी नहीं थे। तो ऐसा कुछ नहीं है, एक कोइंसिडेंस था क्योंकि मैम यहाँ से थी, वहाँ का सीएम कैंडिडेट ने चैलेंज किया और वो खुद सीएम बन गए। देखिए कांग्रेस में सीधी बात है, हम कभी भी ओपनली सीएम फेस डिक्लेयर भी नहीं करते हैं। हाँ, कुछ चुनाव में एक नेचुरल होता है कि ये हमारा सीएम फेस होगा, जैसे हुड्डा जी थे हरियाणा में, या जैसे भूपेंद्र बघेल जी थे छत्तीसगढ़ में, इनकम्बेंट सीएम थे। तो कहीं इनकम्बेंट सीएम और कहीं हमारे प्रमुख नेता को हम प्रोजेक्ट करते हैं। दिल्ली में हमने ना प्रोजेक्ट किया है ना प्रोजेक्ट करेंगे। जब हमारी सरकार बनेगी तो स्वाभाविक है कि जो ज़्यादा पॉपुलर लीडर होगा, जिसके नाम पर वोट बनेगा, जिसके नाम पर कैंपेन बनेगा, उसका हो सकता है चयन हमारे विधायक करें। अच्छा, आपके लिए नई दिल्ली के जो 2 कैंडिडेट हैं, ये कंफर्म है कि प्रवेश वर्मा जो है नई दिल्ली से कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी के खड़े होंगे, और दूसरा अरविंद केजरीवाल हैं। तो ये कितने बड़े कॉम्पिटिटर आपके लिए साबित होते हैं आपके विधानसभा में? नहीं, देखिए मुझे नहीं लगता है कि केजरीवाल कोई कंपटीशन है, क्योंकि देखो कंपटीशन तो वो होता है ना जिसने काम किया हो, तो उसको तो एक तरीके से उसके काम के हिसाब से उसके खिलाफ बातें करना बहुत आसान होगा। बल्कि दिक्कत हमको तो ये हो रही है कि क्या क्या बोलें। भाई 20 मिनट जैसे आपसे इंटरव्यू लिया, 20 मिनट वोटर के साथ थोड़ी मिलता है, 2 मिनट मिलता है, तो 2 मिनट में क्या बोलेंगे? ठीक है, तो हमको तो वो दिक्कत हो रही है, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है वो कोई गंभीर कैंडिडेट है। अब वैसे उनका ऑब्वियसली वोट है अपना, उसको जो मिलेगा मिलेगा, पर मुझे नहीं लगता है। प्रवेश जी का है, प्रवेश जी को मैं बहुत उतनी उस तरीके से नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं एक बात तो रखूँगा सबके सामने कि भाई केजरीवाल अपने 10 साल विधायकी में काम बताएं, प्रवेश जी 10 साल, अगर प्रवेश जी आते हैं तो प्रवेश जी भी 10 साल सांसद रहे हैं, वो अपने काम बताएं, और मैं 10 साल सांसद रहा हूँ, मैं भी अपने काम बताऊंगा। और उसमें भाई मैं बताऊंगा, क्योंकि मेरे पास और क्या है बेचने को? मेरे पास झूठ नहीं है बेचने को, मेरे पास सांप्रदायिकता नहीं है बेचने को, मेरे पास उल्टे सीधे इल्ज़ाम नहीं है बेचने को, मेरे पास लोगों को झूठ से सपने दिखाने नहीं है बेचने को। मैं विकास की राजनीति करता हूँ, बताऊंगा। इतना मुझे मालूम है और इतना मैं संतोष करता हूँ, भले आपको लगे कि मैं भी उस विनम्रता से नहीं बोल रहा हूँ जो बोलनी चाहिए, बट मुझे तो लगता है कि मैंने अपने 10 साल में ईस्ट दिल्ली का कम से कम कायाकल्प किया है। ये सामान्य कम से कम ईस्ट दिल्ली में लोग जानेंगे, तो मैं अपना रिकॉर्ड दिखाऊंगा और देखूंगा कि प्रवेश जी बताएं उन्होंने कि अपने 10 साल में क्या किया, क्या कुछ बदलाव ला पाए अपने इलाके में कि नहीं। केजरीवाल जी से पूछूंगा नई दिल्ली में आपने क्या किया, उनके एमएलए फंड कितने खर्च हुए, कितनी बार उन्होंने एनडीएमसी की मीटिंग में विकास की बात की। मुझे एक एनडीएमसी के फॉर्मर बहुत सीनियर अफसर ने बताया कि साहब ये 40-50 मीटिंग जो उन्होंने केजरीवाल के बारे साथ अटेंड की, एक बार भी वो कोई विकास का प्रपोजल ना लेके गए, ना उन्होंने कभी कोई चिट्ठी लिखी। तो हम तो उस पर उससे सवाल करेंगे, मौका मिलेगा तो करेंगे, बिकॉज मुझे नहीं लगता है केजरीवाल कभी भी आमने सामने बैठ के चर्चा करेगा।
आप अपनी जनता के सामने अपने काम को लेकर के उतरेंगे, आपका ये कहना है कि आपने जो 10 सालों में काम मैं किया अपने है। काम को लेके उतरूंगा, अपनी पार्टी के नाम को लेके उतरूंगा, अपने पार्टी के भविष्य भूतकाल में जो काम हुए उसको लेके उतरूंगा, और जो हमारा मैनिफेस्टो आएगा उन उम्मीदों को लेके उतरूंगा। अच्छा, तो मैनिफेस्टो में आप भी फ्री की चीज़ों को फ्री रहने देंगे या? नहीं, ये तो हमने कहा, जैसे मैंने कहा था भाई, हर पार्टी, खराब से खराब सरकार भी कुछ अच्छे काम करती है जो लोगों को अच्छे लगते हैं। ठीक है, दिल्ली के जनता को लगता है कि हमारी ये सुविधाएं हमको फ्री मिलनी चाहिए, तो हम वो चेंज नहीं करेंगे। कांग्रेस ने कभी भी पुरानी सरकारों की पॉपुलर चीज़ों को बदला नहीं है। आप देखिए, जब भी हमारी सरकार आई है, हाँ, कुछ ऐसी नीतियां हो सकती हैं जो हमारी आइडियोलॉजी के खिलाफ हो, जिससे हमको लगता है समाज में नहीं होनी चाहिए, उन्हें छोड़ के विकास के जो काम थे, कांग्रेस, देखिए आम आदमी पार्टी ने क्या किया, लाडली स्कीम बंद कर दी, किशोरी स्कीम बंद कर दी, महिलाओं की पेंशन बंद कर दी, ओल्ड एज पेंशन बंद कर दी, जो अभी चुनाव में 2 महीने पहले इन्होंने खोली है। हमारे समय में 4 या 5 हज़ार रुपये हर वृद्ध महिला को या पुरुष को पेंशन मिला करती थी ना, वो सब बंद कर दी। हम कोई भी पॉजिटिव स्कीम क्यों बंद करेंगे? भले हमारी प्रीवियस सरकार कितनी भी खराब हो, उसने अगर 2 भी अच्छे काम किए हैं तो हम उसे कंटिन्यू करेंगे। तो इनके काम जो अच्छे हैं, जो लोगों में पॉपुलर है, वो हम कंटिन्यू करेंगे और उनको बेटर करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ दिल्ली में जो विकास होना चाहिए, उस धारा को हम वापस लाएंगे। आपने हमें कांग्रेस की ऐसी बहुत सी चीज़ें बताई जो शायद अभी तक लोगों तक ना पहुंची हो, और शायद हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को इस बारे में पता चलेगा, और इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहें एयर न्यूज़। धन्यवाद।